मैं रवीश कुमार, मैं मौजूद हूं बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में अगर आप हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं या आपसे किसी ने बात नहीं की है, इसका मतलब आप किसी और शहर में थे, बेंगलुरु में नहीं थे। इस शहर के लोगों से मिलिए तो ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर वो कितने परेशान हैं, वो इससे पता चलेगा कि इस समस्या से मुक्ति के लिए वो कितने तरह के जुगाड़ बताते हैं। कोई कहेगा एयरपोर्ट जाना है, 4 घंटे पहले निकल जाओ। कोई कहेगा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ना निकलो, लेकिन फिर भी लाखों लोग उस वक्त निकले होते हैं। कोई कहेगा दोपहर के वक्त निकलो, लेकिन दोपहर भी ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको। हुआ क्या है कि हमारे महानगरों ने कई प्रकार के महासंकटों को पैदा किया है। पिछले 2-3 दशकों से जब मैं गांव से शहर आया और शहर से महानगर में आया, तब से इन खबरों को पढ़ रहा हूं कि महासंकट का समाधान किया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं बनती हैं और नए नए वास्तुकार, योजनाकार आते हैं जो दावा करते हैं कि अब इस महासंकट का समाधान हो जाएगा। इस महासंकट में एक बड़ा संकट है जिसका नाम है ट्रैफिक जैम। तो हम बेंगलुरु में हैं और एक ऐसे जंक्शन पर हैं जहां हम दोपहर के वक्त भी थे और शाम के वक्त भी आए। दोपहर के वक्त जाम थोड़ा कम था, मगर बहुत कम नहीं था। शाम के वक्त जाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि हम यहाँ ऑटो से आए और ऑटो बीच में छोड़कर इस फुटओवर ब्रिज तक आने में हमने काफ़ी दूरी पैदल भी तय की है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि महानगरों ने जाम के बहाने आप नागरिकों के भीतर किस तरह के बदलाव किए हैं। बेंगलुरु पढ़े लिखे लोगों का शहर है। इस शहर के लोगों ने देश भर से इंजीनियर आकर दुनिया भर की तकनीकी समस्याओं के लिए उन्होंने समाधान निकाले। बैंकिंग से लेकर हर तरह की समस्याओं के लिए इनके पास ऐप है। अगर आपको खाना खाना है तो कहते हैं 2 सेकंड में भिजवा देंगे। कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो कहते हैं 1 सेकंड में भिजवा देंगे। इसके पीछे ये धारणा बनाई गई कि सारी चीज़ें आपके घर डिलीवर होगी, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा और ट्रैफिक जाम से आप बच जाएंगे। मगर हुआ कुछ नहीं। तो आईटी प्रोफेशनल होते हुए भी ये सारे आईटी के दिग्गज लोग बेंगलुरु को जाम से मुक्त नहीं करा पाए। तो मुझे कई बार लगता है कि यूनेस्को को नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ। एनडीटीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहननी सीखी। बस केवल डांस नहीं आया क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला। आप सीख लीजिएगा। आज के दिन मैं अपनी महिला सहयोगियों को खास तौर से याद करना चाहता हूँ। काम के प्रति ईमानदारी, टिक कर काम करना और पेशे की नैतिकता की समझ मुझे अपनी महिला सहयोगियों से मिली है और मैंने उनसे चुरा भी ली है। उनसे मेरी सामाजिक और नैतिक समझ बहुत बेहतर हुई। मेरी इस यात्रा में बहुत सी समझदार औरतें और लड़कियों के अनुभव शामिल हैं। मेरी जीवन साथी का भी, मेरी बेटियों का भी, मेरे सास ससुर ने बहुत साथ दिया ताकि मैं बाहर जाकर रिपोर्ट कर सकूं। मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी ठठेरे की तरह सब ने पीट पीट कर पीतल से बर्तन बना दिया। यह मैं इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूँ कि पत्रकारिता के पेशे में मर्द ही नहीं, मर्दवादियों का कब्जा है। उनकी आक्रामकता के बीच कई बार दम घुटता था। इतनी आक्रामकता के बीच आप रचनात्मक हो ही नहीं सकते, संवेदनशीलता आ ही नहीं सकती। इस पेशे में तमाम महिला सहयोगियों ने मुझे मर्दों की आक्रामकता से बचा लिया। अगर आप इस पेशे में आ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमेशा अपनी महिला सहयोगियों के साथ सलीके से पेश आइए। उनकी काबिलियत को स्वीकार कीजिए, तारीफ कीजिए। प्राइम टाइम के वक्त अक्सर कहा करता था, मुझे काम करने दो, 9 बजे ही बजते हैं। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के 9 बजने लग जाते थे। मैं टाइप करने लग जाता था। रोज 5000, 6000, 7000 शब्दों की टाइपिंग। अब शायद 9 ना बजे, प्राइम टाइम ना हो। मुझे पता नहीं था, पता नहीं है कि अब 9 बजे क्या करूंगा। मुझे टीवी से बहुत प्यार है। इस माध्यम से दिल लग गया था। शायद इसी वजह से दिल टूट रहा है। वो लाल माइक याद आता रहेगा। अब वो लाल माइक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूं। आप काफ़ी तकलीफ में थे
कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए। इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें।